सज्जन जुड़े हैं उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। हमारे साथ श्री मैथिली शरण गुप्त जी जुड़े हैं। आप जो है वो पुलिस महानिदेशक डीजीपी रहे हैं मध्य प्रदेश में, और आपने जो है आपकी यात्रा, जैसा मुझे जानकारी है, वो किसान परिवार से शुरू हो करके पुलिस भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग संस्था आईआईटी से होते हुए यूपीएससी के बाद पुलिस महानिदेशक तक आप पहुँचे हैं। तो आपकी उपलब्धि के लिए हम लोग बहुत साधुवाद देते हैं। और अब आते हैं मूल विषय पर। आज का जो मूल विषय है, जैसा कि सारे लोगों को मालूम है, पिछले कई वर्षों से भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती जो है किसानों को लेकर के, किसानों का जो अर्थव्यवस्था है, जो किसानों की आत्महत्या है, जो किसानों की आय है, जो किसानों के अपने खर्चे हैं, किसानों का जीवन यापन कैसे सुदृढ़ और आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो अन्नदाता की चिंता को लेकर के डीजीपी साहब ने एक अपना मॉडल बनाया है। इसमें इन्होंने बहुत सारे गहन अध्ययन किए हैं। तो हम डीजीपी साहब को आमंत्रित करते हैं इस पैनल में चर्चा के लिए। सर, आपका इस पैनल में स्वागत है और आपको नमस्कार। आप जैसे शीर्ष पद पर बैठे अधिकारी भारत के लोगों की चिंता को इस तरह से समझ करके उसका मॉडल देते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं अपना भी एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है। मैं भी किसान परिवार से होकर के अभी प्राइवेट जॉब और सनातन संगठन के लिए काम करता हूँ। मैंने किसान परिवार के उन सारी काम को किया हुआ, अपने हाथ से किया हुआ है, चाहे वो खेत की जुताई हो या ठंडियों में खेत की गेहूं की सिंचाई हो या बुआई हो, या उसमें खाद कैसे छिड़काव करना है, गेहूं की कैसे बुआई करनी है, वो सारे काम हमने प्रैक्टिकल किए हैं। तो मैं ये भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मुझे खेती का जो है वो प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इसलिए जो भी मेरी जानकारी में या जो हमने अपने जीवन में समस्याएं देखी हैं, उन सारी चीज़ों का जो है डीजीपी साहब से चर्चा करेंगे। सो सर, दोबारा आपका स्वागत है। आपसे एक छोटा से अनुरोध है कि आप जो अपना मॉडल बनाए हैं उस पर एक संक्षिप्त चर्चा करें, एक संक्षिप्त अपने मॉडल को बताएं, फिर उस पर हम लोग जो है आपस में गहनता के साथ चर्चा करेंगे। देखिए मिश्रा जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने नमस्कार सर। यू आर वेरी काइंड इन योर वर्ड्स। दूसरा जो है, एक किसानों का एक समग्र मॉडल है जिसमें केवल किसानों की आमदनी ही 5 गुना नहीं हो रही है, बल्कि उनको सभी समस्याओं से दूर किया जा रहा है, उनको सभी समस्याओं का समाधान लाया जा रहा है। आज किसान की समस्या है कि क्या वो, ये समस्या है उसकी कि उसके खेत में मजदूर कैसे पहुंचे, मशीनरी कैसे पहुंचे, उसके खाद कैसे समय पे पहुंचे, अच्छी क्वालिटी का बीज समय पे कैसे पहुंचे, और यदि उसको बो लेता है और फसल भी आ जाती है तो पानी कब कैसे देना है, और फिर उसे कैसे कटाना है, और फिर उससे अनाज निकाल के मंडी पे ले जाना है, और मंडी में जो उसका शोषण होता है उसे कैश लेने के लिए भी कमीशन देना पड़ता है। और भ्रष्ट अधिकारी कई बार दुष्टता करते हुए खुद सजेस्ट करते हैं कि आप अपने खाद्यान्न में मिलावट करके लाइए, लेकिन मेरा पूरा कमीशन मुझे दीजिए। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला ये मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल में रोजगार गारंटी के तहत धन की, मशीन की, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से
किसानों को जितने भी तकलीफें हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पहुंचेंगे वो मजदूर नहीं होंगे, वो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स होंगे। तो जी एग्रीकल्चर प्रोफेशनल जिनके पास मशीनें होंगी, मशीनों में उन्हें अभ्यस्त कराया जाएगा, एक्सेल कराया जाएगा, और फिर टीम के रूप में उनको बनाकर, और वो टीम जो है संबंधित किसान के पास अपने आप पहुंचेगी बैकएंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। किसान के द्वारा चुना गया बीज वो अपने साथ लेके जाएगी, या बीज वहां पहुंच जाएगा और उसकी बुवाई हो जाएगी, निदाई हो जाएगी, कटाई हो जाएगी, पैकेजिंग हो जाएगी, और वहां पे क्वालिटी कंट्रोल का यूनिट है तो वो क्वालिटी कंट्रोल भी हो जाएगा। इस प्रकार जी जो है आज की तुलना में देखा जाए तो जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान आप पाएंगे कि वहां पर देखा जा रहा है। जी अब देखिए, यदि आपको खेत के पास आपका खाद्यान्न होता है और आपके अकाउंट में, अर्निंग अकाउंट में एक एमएसपी क्रेडिट हो जाती है, उसके जी पहले जितना भी खर्चा है उसको आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ता है। हालांकि कोई भी चीज मुफ्त में भी नहीं आ रही है, वो एक हमने कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट किसान का क्रिएट किया है, उस पर वो लोड हो रही है और उसके लिए धन की अलग से व्यवस्था की है। जी अब आप ये देखिए कि किसान को मंडी नहीं जाना है। बैकएंड टेक्नोलॉजी ने जब जब ये तय किया था कि कितने एकड़ में क्या बोना है, उसी समय उसने जो है ना उसको ये मालूम पड़ गया था कि इसे खाने वाला व्यक्ति डिमांड एस्टिमेशन के हिसाब से कहाँ बैठा हुआ है। वहां पर जो है आपका खाद्यान्न, प्रोसेस्ड खाद्यान्न पहुंचेगा वहां के वेयर हाउस के पास, वहां के होलसेलर के पास, और वहां के रिटेलर के पास, होम डिलीवरी बॉय के पास। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक एमएसपी मिलने के बाद भी उस खाद्यान्न का मालिक जो है किसान बना रहे। बहुत सुंदर सर। अब जब किसान ही उसका मालिक है, तो जो बीच के जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, जो आज सस्ते दाम पे खरीद के आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों को, और फिर जो है ना उसको मनमाने दाम पर बेचने की कोशिश करते हैं, ये सब नहीं हो पाएगा। जी तो जहां व्यापारियों को पूंजी नहीं लगेगी क्योंकि उन्हें माल नहीं खरीदना पड़ रहा है, उनकी रिस्क जीरो हो जा रही है, उस समय जितने भी नेगेटिव मैनिपुलेशन है वो भी अपने आप खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि उस खाद्यान्न का मालिक किसान ही है। और जी वो जो व्यापारी है, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, या इवन होम डिलीवरी बॉय हो, उसे अपनी सेवाएं देने के लिए सर्विस चार्ज मिलेगा, और वो सर्विस चार्ज उसको उसी समय मिलेगा और किसान के डेबिट अकाउंट से अमाउंट होगा। आज हमारा जी कंज्यूमर के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसे क्वालिटी अच्छी मिले, इसमें उसे अच्छी क्वालिटी मिलेगी, और उसका एक क्वालिटी कंट्रोल यूनिट उसके बटन दबाते ही उसके घर पहुंच जाएगा, और उसकी चाहिए हुई क्वालिटी उसे अधिकतम 3 एमएसपी में मिलेगी। तो एक एमएसपी किसान को ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है, बची हुई 2 एमएसपी किसान के डेबिट अकाउंट में जो है ना जाएगी, और उससे ये सब भुगतान होंगे। तो देखा जाए तो सभी का कल्याण हो रहा है, सभी का जी सम्मान भी मिल रहा है। आज जो मजदूर है वो मजदूर की हैसियत से जाता है, जी कल जो है वो गाड़ियों में जाएगा एज ए एग्रीकल्चर प्रोफेशनल, और वो क्वालिटी काम करेगा, और उसका भुगतान किसान को नहीं करना होगा। और यदि वो एक दिन में 5 काम करता है, 5 यूनिट काम करता है, तो उसको 5 बार भुगतान होगा। ऐसा अद्भुत मॉडल जहां पर कि उस एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स को भी 5 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, रोजगार का भी, हेल्थ का भी, भोजन का भी, शिक्षा का भी, और प्रॉस्पेरिटी का। तो जो ग्राउंड की केवल अकेला किसानों की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश के सभी लोगों की समस्या का इसमें निदान है। हमारी जो है मिट्टी है, वो चूंकि जैविक खाद सभी के उसमें आवश्यक मात्रा में अपने आप पहुंचेगी, लिहाजा अधिकतम 2 साल में हमारी मिट्टी फिर से जीवित हो जाएगी, और जो हमारे ऊपर कैंसर जैसी भयानक बीमारी का एक संकट गहराता जा रहा है,
जहां हमें नकली दूध लेने के कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है। जैसा आपको मालूम है कि आज हम 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध से ज्यादा जो है ना प्रतिदिन हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब है लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बनाया जा रहा है, जो कैंसर कारित करेगा। तो अब कैंसर कारित करने के लिए आपके मिल्क हो गए, बाकी जो है प्रिजर्वेटिव्स हो गए हैं, और जो आपका खेत में जो अभी तक आप जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे हैं, वो भी जो है कैंसर कारक हो रहा है। यदि हमने इस बात को नहीं बदला तो आने वाले 10 सालों में हमारी 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। जी जी, तो बिल्कुल सही आप को ये मॉडल कहां तक समझ में आया, या आपके और भी कोई प्रश्न हैं तो आप उसे जनहित में पूछें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मॉडल बहुत सुंदर है। मैं भारतवर्ष के लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो काम है ये बेसिकली हमारे उन जनप्रतिनिधियों का है जो हमारी विधान सभाओं में, हमारे संसद में बैठ करके हमारे टैक्स से हमें तो वो हमारे उपज का भी पैसा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अपने लिए वो क्या करते हैं, हमारे टैक्स से मल्टीपल टाइम्स जितनी बार वो विधायक और सांसद बनेंगे, चुनकर जाएंगे, उतनी बार उनको जो है पेंशन लेते हैं। तो ये काम हम लोगों ने ये सोचा था, पूरे भारतवर्ष के लोगों की इच्छा थी कि ये काम जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे देश में नेतृत्व कर रहे हैं, और आप जैसे योग्यतम अधिकारियों को के सहयोग से जो आप लोगों को भी विभिन्न विभिन्न कार्य योजनाओं के लिए कहते हैं कि आप ये कार्य योजना बनाइए जन कल्याणकारी, उन्होंने इस पर कभी नहीं ध्यान दिया। और दुर्भाग्य की स्थिति क्या है कि पिछले कई वर्षों से किसान अपने हित के लिए बार बार रोड सड़क पर आ रहा है, सड़क जाम कर रहा है, भारत की बहुत सारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपका मॉडल इतना सुंदर है सर, मैं तो चाहूंगा कि भारत सरकार भी जो है इसको अध्ययन करे, और चूंकि आप जो है वरिष्ठतम अधिकारी रहे हैं, आप उनके नजदीक से काम किए हुए हैं, तो आपसे संपर्क करके इस मॉडल के क्रियान्वयन पर काम करें। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। पहला तो सर, आपने जो ये किसानों की कास्टिंग है, लागत है, मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है किस मुझे। लागत, हाँ, अब आ गई, अब फिर गायब हो गई है। संभवतः आपका माइक्रोफोन ऑफ हो रहा है, चेक करें क्या चक्कर है। मानी मनोज मिश्रा जी, लगता है कि टेक्निकल कारण से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि हमारे जो राजनेता हैं, हमारे राजनेता जिनका ये पदी कर्तव्य है कि वो अच्छे कानून बनाएं, क्या वजह है कि हमारे राजनीतिक सिस्टम ने हमें अच्छे नेता ही नहीं दिए। हमें जाति, धर्म, संप्रदाय और राजनीतिक संकीर्ण वातावरण में ऐसे लोगों को दिया है जो हमें अच्छा भारत देने की सोच नहीं रखते हैं। अब सवाल उठता है कि उन्होंने तो अपनी संकीर्ण राजनीति से ऐसा कर दिया है, अब हमारे पास क्या विकल्प हैं। तो मेरा मानना है
कि बिना जो है हम अपने नेताओं को मजबूर किए एक अच्छा भारत कभी नहीं दे पाएंगे। तो हम अपने राजनेताओं को कैसे मजबूर करें, हमारी दूसरी चुनौती ये पैदा हो गई है। तो उस चुनौती के लिए बहुत आसान उपाय है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें। हमारे हर मैसेज में और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की व्यवस्था है। तो आप क्लिक करिए, उससे कुटुंब ऐप जिसमें कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोडेड है, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसमें अपना फोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए, एरिया पिन कोड डालिए और आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। और उसकी प्रोफाइल में एक बड़ा अद्भुत सा ऐप है जो आज जब आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होता है, आप उस आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से आप बड़ी आसानी से अपनी तस्वीर के माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं। और अब इस बात को जो है ना यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना कैमरे को फिर से ठीक करें, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर बात को आगे बढ़ाएं। जी जी, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था सर, इसलिए हम लोग अपनी चर्चा को डिस्टरबेंस हुआ। आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। मैंने इस दौरान जो है पब्लिक को ये बताने की कोशिश की है कि हमारे राजनेता आसानी से आपको अच्छा भारत नहीं देंगे, तो हमें उन्हें मजबूत भी करना होगा और मजबूर भी करना होगा। और मजबूत और मजबूर करने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर 6000 से भी अधिक वीडियोज हैं, और हमारे हर मैसेज में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी है। गूगल पे भी आप जाएंगे तो हमारा वेब पोर्टल भी है, क्राइम फ्री भारत मिशन वेब पोर्टल, जिसमें कि सभी दस्तावेज अवेलेबल हैं, ढेर सारे प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं, और वहां पर भी लिंक अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप कुटुंब ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और उसे जो है अपने ही जो है प्रोफाइल में जाके व्हाट्सएप पर भी शेयर कर पाएंगे, सोशल मीडिया पे भी शेयर कर पाएंगे। तो ये बड़ा आसान उपाय है हमें लोगों को जोड़ने का, और उसके माध्यम से अपने राजनेताओं को किसानों के हित में और बाकी सब अपने हित में एक अच्छा भारत देने के लिए हम उन्हें विवश कर पाए। अब मैं माननीय मिश्रा जी से कहूंगा कि वो अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मिश्रा जी बार बार वहां पे उनके एंड पे लग रहा है कि शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा हमें बार बार जो है फिर से जो है ना तो इसी बात को अब आगे हम समझाते हैं कि अब आपको करना क्या है। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, अपने लोगों से शेयर कर लिया, 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का संकल्प और शपथ लें। आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से हम वर्षों से जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ना है, और उनको जोड़कर हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। और जब हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम हाथ मजबूत कर पाएंगे, उन्हें हम मजबूर भी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस मॉडल के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा अपेक्षा नहीं है, उनसे सिर्फ इतना ही अनुरोध किया जा रहा है कि आप जो है 21 महालक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स और 5 फंडामेंटल राइट्स के लिए 5 टास्क फोर्स, इस प्रकार 26 टास्क फोर्स का गठित कर दीजिए। हम जो है इन टास्क फोर्स में ऐसे सभी विद्वानों को इकट्ठा करेंगे जिन्होंने अपना जीवन इन महालक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए लगाया है, और उनके कंट्रीब्यूशन से जो ऑलरेडी मॉडल बने हुए हैं उन्हें रिफाइन कराया जाएगा, और फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही उसे अनुमोदित कराकर जमीन पर उतार दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को आश्वस्त करना चाहूंगा
कि भारत सरकार पर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। उल्टा भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा धनराशि मिल जाएगी। लिहाजा 5 वर्षों में हम अपने देश की जनता को 5 वर्षों में हम अपने देश की जनता को टैक्स मुक्त कर पाएंगे, कर्ज मुक्त कर पाएंगे, और 5 फंडामेंटल राइट जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार और प्रॉस्पेरिटी का मौलिक अधिकार हम दे पाएंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप जो है चर्चा को आगे बढ़ाएं। यदि आपके जेहन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछे। पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें और फिर जो है यदि आप इस चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपका क्या सोच, क्या चिंतन है, वो आप मुझे बताएं। श्री राजीव जी, आपने उत्तर प्रदेश की कमान भी संभाली हुई है और मैं देख रहा हूं कि जो प्रयास आपकी तरफ से होना चाहिए उतने प्रयास वहां दिख नहीं रहे हैं। मतलब या तो हम अपने यहाँ लोगों को आमंत्रित करें, अन्यथा जहां लोग बाग नॉर्मल कोर्स में इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे मंदिर में, चाहे किसी धार्मिक आयोजन में, किसी संत के यहाँ, महात्मा के यहाँ, जहां कहीं पे भी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, हमें वहां पहुंचना चाहिए और उन्हें इस मॉडल के बारे में अवगत कराना चाहिए। उनकी शंकाएं, कुशंकाएं, जो प्रश्न हैं, उन्हें पूछने का अवसर देना चाहिए और यदि उसका समाधान हो जा रहा है तो उन्हें संकल्प और शपथ लेना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के जो है आपने उपाध्यक्ष का जो है पदभार संभाला है और जो गति होना चाहिए वो गति उसमें नहीं आ पा रही है। अभी आप 70-72 पर ही अटके हुए हैं। यदि आप प्रतिदिन 10-15 मिनट भी लगाएंगे तो ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ सकेगा। एक बात हम सबको ध्यान रखना होगी कि यदि हमने यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे हालात बहुत खराब होने वाले हैं। आप और हम जिस धन अर्जन में लगे हैं वो धन अर्जन जिहादी फोर्सेस के हाथ में चला जाएगा। हमारी आंखों के सामने हमारी माँ, बहन और बेटियां बेआबरू होंगी और उन्हें जो है बेगमे बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। राजीव कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हम उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं? हमें जिस एनर्जी के साथ लगना चाहिए, क्या आप ये नहीं पा रहे हैं कि जो हमने अभी किसानों के मॉडल की बात कही है, जिसमें किसानों की सभी पीड़ाएं दूर हो रही हैं, किसानों को कोई कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है, उनकी आमदनी 5 गुना हो जा रही है, उन्हें बुवाई, कटाई, निदाई, पैकेजिंग, इन सब कष्टों से भी दूर कर दिया जा रहा है, उन्हें मंडी में नहीं भटकना पड़ रहा है और किसान के अन्न के मालिक भी वही बने हुए हैं और कंज्यूमर को भी बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो उसे अधिकतम 3 MSP में ही क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है, जबकि आज उसे 5-5, 6-6, 7-7 MSP भी देना पड़ रही है। लिहाजा ये अत्यंत ही कल्याणकारी मॉडल है। अभी हमारे राजनेताओं ने 3 नए कानून जो है लागू किए हैं। ये अत्यंत ही शर्म और लज्जा का विषय है कि हमने उन कानूनों की आत्मा नहीं बदली। अभी भी ये गुलामों के ही कानून हैं। कई जगह जो कठोरता लाई गई है उसने आपको और बड़ा गुलाम बना दिया है। यह लज्जा और शर्म की बात है कि हमारी पुलिस और प्रशासन अकाउंटेबल नहीं हुए। आज आप थाने में जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है। पुलिस जो है क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, पुलिस क्वालिटी कार्रवाई नहीं करती है और फिर आपको वर्षों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। आपके विरुद्ध राजनीतिक
साजिश के तहत या पैसे के दबाव में झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति की गलती हो तो उसमें 10-10, 12-12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आप बरसों बरस प्रताड़ित होते हैं। क्या आप यही सब विडंबना को झेलने के लिए आप स्वतंत्र हुए थे? आज कल तक आपके पास चॉइस नहीं थी, आज आपको चॉइस मिली है, तो क्या आप और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहेंगे? राजीव जी, आप गीतांजलि पीठ से भी जुड़े हुए हैं और आप किसान भी रहे हैं, तो क्या जो अभी मॉडल आपको समझाया है उसको, उसके संबंध में आपके जहन में यदि कोई प्रश्न आ रहे हैं तो उसे जरूर पूछें। नहीं, समझ तो सब रहे हैं सर, लगभग। वो एनर्जी क्यों नहीं है जब आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं? 21 फंडामेंटल राइट के तहत आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है, और 5 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, रोजगार का, भोजन का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का और समृद्धि का, और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। फिर जो गति होना चाहिए उस गति से काम क्यों नहीं हो पा रहा है? या तो हम अपने से जुड़े लोगों को अपने यहाँ पर चाय पर आमंत्रित कर लें, भोजन पे आमंत्रित कर लें, किसी धार्मिक आयोजन के तहत आमंत्रित कर लें, और हम तो कह रहे हैं कि हम जन्म दिवस समारोह मना रहे हैं या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, तो उसका नाम भी महापरिवर्तन के लिए जन्म दिवस समारोह और शादी का सालगिरह समारोह, इसको जो है आयोजित करते हुए यदि हम लोगों को इस भव्य दिवस को बताएंगे तो हर कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहता है, वो निश्चित रूप से जुड़ेगा। उनके जेहन में कुछ प्रश्न, शंकाएं, कुशंकाएं होंगी, उनका निदान भी उतना ही आवश्यक है। तो यदि उसका निदान आप चाहते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी शंकाएं कुशंकाएं बताएंगे, उनका समाधान हो जाएगा। आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए क्योंकि उसका डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक। तो इस प्रकार जो है आप बड़ी आसानी से लोगों को उनके हित का जो है लाभ बता पाएंगे, जो आज सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेताओं ने वो सोच, चिंतन और क्षमता खो दी है। लिहाजा अब यही एक विकल्प है जिसके माध्यम से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत कर पाएंगे, उन्हें मजबूर कर पाएंगे, और यदि वो 26 टास्क फोर्स बना देंगे तो उनके और उनके ब्यूरोक्रेट्स को बिना तकलीफ दे हुए, उनके ऊपर धन की वर्षा करते हुए हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भी कर पाएंगे। उन्हें अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए थाने में नहीं भटकना पड़ेगा। पुलिस जो आज साक्ष्य सोच भी नहीं पा रही है, वो संग्रहित हो जाएंगे अधिकतम 15 दिन में, और हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना होगा। वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से धन की वर्षा करते हुए अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। और इसमें 2 तरीके की अपील है, लिहाजा न्यायाधीश भी आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अपील अगेंस्ट द जजमेंट और अपील अगेंस्ट जज है, और यदि जज ने जानबूझकर साक्ष्यों को अनदेखा कर गलत निर्णय दिया है तो अपील अगेंस्ट जज हो सकती है। ऐसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो वो डी पैनल हो जाएगा, उसे हजारों और लाखों में कंपनसेशन भी देना होगा। लिहाजा वो ना तो लॉर्ड है, ना ही वो अन्याय करता हो सकता है, न्याय करना उसकी मजबूरी होगी। क्या हम और आपको ऐसा अद्भुत भारत नहीं चाहिए? मैं राजीव कुमार जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने माइक्रोफोन को ऑन करें और बताएं कि आपको अद्भुत भारत चाहिए या नहीं चाहिए।
क्या आप आज की व्यवस्था से खुश हैं और इसी को कंटिन्यू रखना चाहेंगे? नहीं, अद्भुत भारत तो चाहिए सर। ये व्यवस्था दूर होनी जरूरी है। यदि आपको अद्भुत भारत चाहिए तो माननीय राजीव जी, जो इसमें प्रयास जाना चाहिए वो प्रयास क्यों नहीं हो रहे? जैसे आप पतंजलि से जुड़े हुए हैं, पतंजलि का जो है ना चारों तरफ जो है ना एक इतना बड़ा समूह बना हुआ है, यदि हम पतंजलि के लोगों को ही जोड़ लेंगे तो हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। आज हर जगह पे कथावाचक से लेके हर लोग बैठे हुए हैं, जहां पर स्वाभाविक कोर्स में बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है। वो अपना प्रवचन कर लें और प्रवचन करने के साथ यदि 10 मिनट जो है ना महापरिवर्तन के लिए भी लगा दें, जो हर संत और महात्मा का और प्रवचक और कथावाचकों का एक ध्येय होना चाहिए कि उन्हें अपने देशवासियों को अच्छा भारत देने में भी जो है ना कथा में अपने का समावेश करना चाहिएगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी कथावाचकों से, सभी साधुओं से, सभी महात्माओं से, और मैं कहूंगा कि जो जो संगठन को चला रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो किसी का भी हो, उसे अपनी गतिविधियों को बिना बदले, अपना सोच और चिंतन को बिना बदले, मात्र जुड़कर 9 दिन के संकल्प से 10वें दिन महापरिवर्तित भारत की शुरुआत जो है ना हो जाएगी। और ये शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही होना संभव होगी। यदि वो नहीं मानते हैं तो इस मॉडल में वो ताकत भी है, इस मॉडल में वो ताकत भी है कि बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से हम उन्हें मजबूर कर पाएंगे। और यदि वो नहीं मानते हैं तो ऐसे भागीरथी लोग जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं, उनके माध्यम से उन्हें हम जोड़ते हुए, उनके माध्यम से जो हम 100 करोड़ की यात्रा पूरी किए हुए हैं, ऐसे 543 भागीरथी जिन्हें हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, उन्हें मेरिट लिस्ट के आधार पर 543 लोगों को चंद्रगुप्त घोषित करते हुए उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर दीपक जलाकर शपथ लेंगे कि इन चंद्रगुप्तों को 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए ईवीएम मशीन में बटन दबाकर हम विजयी बनाएंगे। तो राजीव जी बताइए मुझे, क्या इन चंद्रगुप्तों को टिकट के लिए परेशान होना पड़ेगा? क्या उन्हें अपने लिए वोट मांगने जाना होगा? मेरा ऐसा अनुमान है कि ना, उन्हें टिकट तो अपने आप ही पहुंच रहा है। और हम खुद शपथ ले रहे हैं, शपथ हम उसे जिताने की नहीं ले रहे हैं, हम जिता रहे हैं 21 महालक्ष्यों को और 5 फंडामेंटल राइट। इसमें एक व्यवस्था भी की गई है जिससे ये चुने हुए लोग कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। वो उस प्रक्रिया के बारे में अगले सेशन में मैं कभी समझाऊंगा। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये मॉडल, यदि हम थोड़ा सा संकल्प कर लें, थोड़ी सी शपथ ले लें, क्योंकि ना तो हमें कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना कोई धरना देना पड़ रहा है, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी नहीं देना पड़ रहा है, हमें जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाना पड़ रहे हैं, हमें जंतर मंतर पे धरना भी नहीं देना पड़ रहा है, हमें कोई रेल रोको या चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा है। क्या हम अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए एक छोटा सा संकल्प और शपथ नहीं ले सकते हैं? और इस मॉडल की खासियत यह है कि आपको संकल्प लेना है, शपथ लेना है, जुड़ जाना है और जोड़ने का प्रयास करना है। लेकिन 90 करोड़ लोग यदि प्रयास के बावजूद भी लोगों को नहीं जोड़ पाते हैं, तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। केवल 9 करोड़ लोग जो कि 8वें दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें ही 10 लोगों को जोड़ना है। केवल 90 लाख लोग जो 7वें दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। केवल 90,000 लोग, 9 लाख लोग जो कि 6वें दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। केवल 90,000 लोग जो कि 5वें दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोग जो कि
चौथे दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें 50 लोगों को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को, 60 लोगों को, 90 लोगों को, 70 लोगों को और केवल 9 लोगों को, 80 लोगों को जोड़ना है। और एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है और मेरे एंड पर 1690 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो राजीव जी, आप मुझे बताइए, हमें अपने प्रयासों में गति लाने के लिए क्या पूरे समर्पित स्तर पर काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें छोटी छोटी टीमें नहीं बना, उनसे जाके मिले, उन्हें उनसे बात करें, कोई स्कूल कॉलेज में जाए उनसे बात करें, कोई सामाजिक संगठनों से बात करे, कोई किसानों के संगठनों से बात करे, कोई ब्राह्मणों के संगठनों से बात करे, कोई बनियों के संगठनों से बात करे, कोई ठाकरों के संगठनों से बात करे, कोई दलितों के संगठन से बात करे, क्योंकि हर किसी को अच्छा भारत चाहिए। क्या हमें अच्छा भारत नहीं चाहिए? मैं आपके विचार इस बारे में सुनना चाहूंगा। आप अपने माइक्रोफोन को ऑन कर लीजिए और अपनी बात रखिए। हाँ चाहिए तो सर, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, समझाने के बाद भी समझते नहीं, अच्छी चीज को लाना नहीं चाहते। राजीव जी, ये सत्य नहीं है। हम लोग निहायत झूठ बोल रहे हैं। हमारे अपने स्तर पर जो प्रयास होना चाहिए वो हम कर ही नहीं रहे हैं। आप बताइए, आपने कितने लोगों को चाय पे आमंत्रित किया है? आपने कितने लोगों को भोज पे आमंत्रित किया है? जहां पर आयोजन हो रहे हैं वहां जाके आपने कहां प्रयास किया है? यदि वो आपसे नहीं सुन रहे हैं तो आप मेरी बात कराइए। तो ये झूठ बोल रहे हैं हम, ये इतने बड़े जो है ना चीज को हम झूठ बोलकर जो है अपने आप को निर्भर बना रहे हैं और लोगों को जो है एक बड़ी चीज से वंचित रख रहे हैं। मुझसे किसी ने कहा कि सर आप बार बार कहते हैं कि, बहुत अच्छी बात कही उसने, मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा साहब आप बार बार कहते हैं कि मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, इतना समय होने के बावजूद भी कोई चमत्कार तो हुआ नहीं है, तो अब ये चमत्कार कैसे होगा? तो मैंने कहा कि देखो, बड़ी छोटी सी बात है। यदि 100 मीटर से कोई छोटी रेस नहीं होती है, यदि धावक अपनी जगह पे खड़ा रहे और एक भी जो है कदम आगे नहीं निकाले, तो मैं मनोज मिश्रा जी और राजीव जी, आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि उसे कितने हजार वर्ष लगेंगे 100 मीटर जैसी छोटी रेस को पूरा करने का। हम लोग जो है अपने लेवल पर जो प्रयास करना चाहिए उसे नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए सही बात मनोज मिश्रा जी को सुनते हैं कि हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं और फिर इस सोच को हम आगे बढ़ाते हैं। माननीय मनोज मिश्रा जी। जी धन्यवाद सर। सर एक्चुअली जब हमारे सामने कोई प्रश्न आता है तो हम उसका उत्तर, जिसका उत्तर हमने अपने लाइफ में अनुभव किया है, उसका उत्तर तो हम अपने अनुभव के आधार पर देते हैं, और जिसका उत्तर हमें नहीं मालूम है उसका उत्तर हम जो हमारे पूर्वज हैं या जो हमारा इतिहास है वहां से लेते हैं। आपने जो प्रश्न किया इसका बिल्कुल सटीक यही ऐसा ही प्रश्न जो है गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने जो उनके विद्यार्थी थे पांडव और कौरव, उनको उन्होंने शिक्षा दिया था, 5 शिक्षा दी थी, जिसमें एक शिक्षा ये थी सदा सच बोलो। ये सदा सच बोलो, ये 3 शब्द जो है सारे पांडव रोज सुना देते थे, बट युधिष्ठिर जी नहीं सुना पाते थे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन गुरु द्रोणाचार्य जी नाराज हुए और उनको डांटते हुए बोले कि ये 3 शब्द आपको क्यों नहीं याद आया? इस 3 शब्द में ऐसी क्या बात है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि गुरुजी ये 3 शब्द नहीं है, इस शब्द का जो मतलब है उसके अनुरूप अगर हम व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं तो हमने इस शब्द को आत्मसात नहीं किया, इस वाक्य को। और उन्होंने बताया आज भी मैं, माता जी ने कुछ सामान रखा था खाने का, उसको हमने छिपा के खा लिया, और उन्होंने पूछा तो हमने उनको उसका उत्तर बताया कि नहीं हमने नहीं खाया। तो जब हम अपने लाइफ में झूठ बोल रहे हैं तो सच की बात हम कैसे मान सकते हैं? तो आपका जो मॉडल है, ये मॉडल
अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप उसको लेकर के जो 10 लोगों को जोड़ना, चर्चा करना, और वो जो चेन बनेगी वो आपस में नहीं, अगर एक दूसरे से चर्चा करके और उनको जागरूक करके इसको एक आंदोलन की तरह हर व्यक्ति के अंदर ये भाव नहीं पैदा कर देता है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन कराना है। आज से लगभग 76 वर्ष पहले की जो भारत को स्वतंत्र कराने का पूर्वजों का संघर्ष रहा है, उन्होंने कभी ये नहीं एज्यूम किया था, जिन्होंने अपने युवा अवस्था में अपना बलिदान दे दिया, कि हमें जो भारतवर्ष मिलेगा अंग्रेजों से गुलामी के बाद, उसमें केवल व्यक्ति बदलेंगे, व्यवस्था उससे भी बद से बदतर होगी। ऐसा किसी के अंदर भाव नहीं था। आज हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन जब तक जो है देश की 150 करोड़ जनता में से 60-70% जागरूक होकर इस विचार को नहीं लोगों तक पहुंचाएंगे, तब तक हमने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इस मॉडल को और इस विचारधारा को जन जन तक जिन्होंने पहुंचाने का बीड़ा उठाया, या जिनको इस विचारधारा को पहुंचाना है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि सारे लोग अपने दायित्व का निर्वहन करें। जी धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात माननीय मनोज मिश्रा जी आपने कही। अब हम क्या थोड़ा समय इस बात में लगा सकते हैं कि हमारे द्वारा क्या क्या किया जा सकता है जिससे जो हमारी यात्रा है उसकी गति बदले। एक तो होता है कि हम इस दोष और उसमें लगे रहें कि साहब जो किया नहीं है, इसको ये नहीं किया, हमने तो ठीक किया, आपने तो कुछ नहीं किया, हमने तो 1690 को जोड़ दिया, आपने तो ना एक चाय के लिए किसी को आमंत्रित किया, या जहां लोग नॉर्मल कोर्स में इकट्ठे हैं ना आप वहां गए, ना आपने स्कूलों को जो है ना कांटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा समूह बनाते और हमारी तरफ से लेटर बनवा लेते, और वो कि मैथिली शरण गुप्ता के यहाँ पर जो है एक मोटिवेशनल टॉक देंगे, और उस दौरान चर्चा करके लोगों के जो परीक्षाएं हैं उनका जवाब देके भी उनको जोड़ा जा सकता था। हम संत महात्माओं के समूह के पास जा सकते हैं, हम कथावाचकों के समूह पे जा सकते हैं, हम जो है सामाजिक संगठनों के समूह पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी का सोच चिंतन या उसकी कार्रवाई बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करते रहे, हमारा उनके साथ भी सपोर्ट है। बस हम केवल ये चाह रहे हैं कि इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए साथ में संकल्प और प्रयास कर लें। यदि वो संकल्प और शपथ लेते हैं और प्रयास करने के बावजूद भी कोई नहीं जुड़ता है ईमानदार प्रयास के बाद, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को मात्र शपथ लेना है, मात्र जुड़ जाना है, मात्र प्रयास करना है। और किसी को यदि वो नहीं जोड़ पाता है तो बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। इस मॉडल में जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास एक दिन है, तो मात्र 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। मैं आपसे मनोज मिश्रा जी जानना चाहूंगा कि बिना किसी परेशानी के, बिना कोर्ट कचहरी जाए, बिना जुलूस प्रदर्शन के, बिना जो है किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को पिटीशन लगाए, बिना किसी जो है जंतर मंतर पे धरना दिए, यदि आपको इतना बड़ा बदलाव मिल रहा है जिसमें आपकी एफआईआर बिना थाने जाए हो रही है, झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ जाएंगे, ऐसे साक्ष्य 15 दिन में इकट्ठे हो सकेंगे जो आज की पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए हमें 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। ये सब चीजें मिल रही हैं, हमें टैक्स मुक्त भारत भी मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है। अभी हमने किसानों के मॉडल के बारे में आपसे चर्चा की, जहां किसानों को की सभी परेशानियों का समाधान हो रहा है, उन्हें कहीं कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है, उनकी आमदनी 5 गुना हो जा रही है, और उन्हें जो है मजदूरों को नहीं खोजना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स एडवांस मशीनों के पास जा रहे हैं और उसका भुगतान भी किसानों को नहीं करना पड़ रहा है।
इतनी सारी अद्भुत चीजें होने के बावजूद भी मनोज मिश्रा जी, मैं आपको सुनना चाहूंगा कि हम क्यों ये बात जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या हम सच में प्रयास नहीं कर रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? जैसा आपने बताया कि युधिष्ठिर ने कॉन्फेस किया कि साहब हमने आज ही जो है खाना खा लिया और जो मिठाई खा ली वटेवर, और मैंने झूठ बोला कि मैंने नहीं खाया। तो ऐसा करने की मजबूरी क्या है? क्या हम अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए इस सरल उपाय के तहत भी ईमानदारी करने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, आपकी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा? फिर मैं मिश्रा जी आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहता हूं कि ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और आपके हिसाब से हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे यह मानव कल्याणकारी मिशन 9 दिन में अपने उस महालक्ष्य को हासिल कर सके। और यदि 9 दिन में नहीं होता है तो 90 दिन में हो जाए, 90 दिन में नहीं होता तो 180 दिन में हो जाए, 180 दिन में भी नहीं होता तो 360 दिन में हो जाए। कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है, लेकिन हमें ईमानदार कोशिश तो करना ही चाहिए। जी 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 माननीय मनोज मिश्रा जी। सर, आपने जो मॉडल बनाया ये जमीन पर 100% उतर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो हमारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुरूप हमको जो है इसके एग्जीक्यूशन में बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे पहली चुनौती जो है सर, वो ये है कि भारत की जनता जो है उसकी मानसिकता क्या है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सर, मैं मेरी जो अपनी कम्युनिटी है, मैं जाकर के किसी अदर कम्युनिटी के व्यक्ति के अंदर आपके विचार को ले जाऊंगा तो बोलेगा कि नहीं, ये तो पंडित जी है जो है, मिश्रा जी का कुछ विचार है, इनका कुछ व्यक्तिगत लाभ है, और वो उस तरह से जो है उसको लेंगे और उस बात को हो सकता है सुने भी नहीं। तो मेरा मानना है कि जो हमें 76 वर्ष में भारत के सत्ता में बैठे लोगों ने एक भाव ला दिया है जनता में कि एक वोट की कीमत, ये मैं ऑथेंटिक मतलब इसको जो हमने सुना है, इसका मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, एक वोट की कीमत 500 रुपया और एक बाटल इसका दारू का, और एक अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो एक मुर्गा या और चीज से हो जाती है। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में हमारे कर्ता धर्ता जिनको इस देश के लोगों का निर्माण करना है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था ला दी है। अब उस व्यवस्था के अतिरिक्त उन्होंने आम लोगों के मन को पढ़ करके और उस मन के अनुरूप एक वातावरण तैयार कर दिया है कि हम जो बोलेंगे या हमारे बारे में ये जो बोलेंगे वही बात सही है, सामने वाला कोई भी हो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। तो जो हमारे अंदर एक दास भाव है और प्रजातंत्र का जो असली मतलब है कि जो सिस्टम होगा वो पब्लिक से कंट्रोल होगा, पब्लिक से ऑपरेट होगा, पब्लिक के लिए होगा, पब्लिक द्वारा होगा, उससे हम बहुत बाहर निकल गए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो सोच है वो सोच ही ये नहीं कहती है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन वाला भारतवर्ष चाहिए, और ये सोच जो बड़े बड़े नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, अपने परिवार की महत्वाकांक्षा के लिए इस सोच को उन्होंने लोगों के अंदर स्थापित कर दिया है। तो ये एक चुनौती है। दूसरा जो आपका मॉडल है उसको हम अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करें तो आपने जैसे कहा साधु संत महात्मा इन लोगों के साथ, इसके अतिरिक्त हमें जो है कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूंगा सर। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हम किसी को कोई बात कहेंगे तो एक बार वो परिवार नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन अगर उनका बेटा बोलेगा कि नहीं मम्मी पापा
ये जो काम है इसको हमें ऐसे करना है, तो वो जरूर स्वीकार करेगा। जो यूनिवर्सिटी है, जो इंटर कॉलेज है, इन सब जगह भी हमको जा करके ये सारी चर्चा करना पड़ेगा। अगर हमारा युवा इसमें जुड़ गया, जो हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी हैं वो इसमें जुड़ जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो भारत को व्यवस्था परिवर्तन का जो आपका लक्ष्य है, जो आपने संकल्प लिया है, उसके अनुरूप भारत में एक वातावरण तैयार कर सकते हैं और सत्ताएं जो है हमें वैसा भारतवर्ष देने के लिए विवश हो जाएगी जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वोच्च बलिदान आजादी के लिए दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है सर, साधु संत महात्मा के साथ साथ बाकी भी जो धर्म गुरु हैं उनके साथ भी अगर कोऑर्डिनेशन होता है तो हमें जो है इसमें जरूर सफलता मिलेगी। थोड़ी देर के लिए हम लोग चर्चा करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपने जोड़ा कि यूनिवर्सिटीज, हम तो कहेंगे विद्यालय, यूनिवर्सिटी, और आजकल जो है इतने सारे प्रोफेशनल्स कॉलेज हो गए हैं, उन सब प्रोफेशनल कॉलेज को हमें पहुंचना चाहिए और इसको पहुंचने के लिए हमारा मॉडल क्या होना चाहिए। तो हर जगह पे 2, 4, 6 अच्छे लोगों का समूह बनाकर किसी को जिसकी सोच और चिंतन वो जो विद्यालयों से जुड़ा हुआ है वो विद्यालयों को अप्रोच करे, जो यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल कॉलेजेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है एक छोटा सा जो है ना कमेटी उसकी बना दी जाए कि वहां के लोगों को संपर्क करे, जो साधु महात्मा से जुड़ सकता है एक ऐसी छोटी सी समिति साधु महात्माओं के लिए कर दी जाए, समाज से भी संगठनों और जो तरह तरह के जो है जातिगत संगठन भी हैं उन तक पहुंचने के लिए हम उसी जाति के लोगों को की एक कमेटी बना सकते हैं और सबसे पहले उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्हें ये पहले एहसास दिलाना होगा कि क्या हम उन्हें अच्छा भारत देने की स्थिति में है। जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि इतने सरल उपाय से हमें अच्छा भारत मिल जाएगा, जो हमारे राजनेता जो कि स्वयं गलत तरीके से चुने गए हैं, गलत लोगों को चुना गया है और वो जो है एकदम मजबूर प्राणी हैं क्योंकि वो पार्टी भिप से बंधे हुए हैं और पार्टी हाईकमान का सोच और चिंतन और क्षमता तीनों ही आपको अच्छे भारत से को देने की नहीं है। लिहाजा अब आपके पास ये सुंदर, टिकाऊ और सरल विकल्प आया है। क्या हमें इस बात को बहुत दिक्कत होना चाहिए ये बात जन जन तक पहुंचाने में, यदि हम संगठित होकर छोटी छोटी कमेटी टारगेट ओरिएंटेड बना दें और जहां जहां पे बातचीत होती जाए वहां बना दें, जैसे आपने सनातन संगठन के लिए किया हुआ है, तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़े होंगे जी। क्या हम उन्हीं में से लोगों को छांटकर उनके स्थान के लिए कमेटी बनाएं और यदि वो वहां पे आयोजन करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अपने खर्चे से वहां पहुंचूंगा और जितना समय आप चाहेंगे उतना समय दूंगा। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी जो है ना ये बात कहना चाहूंगा कि ये व्यवस्था में उन्हें 1 पैसा खर्च नहीं करना होगा। ना तो हम उनके दिमाग को तकलीफ देंगे, ना उनके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ देंगे। हम लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन 21 महालक्ष्यों के कुछ ना कुछ भाग पर काम कर रहे हैं। हम ऐसी महान बना देंगे और अपने मॉडल को उनके इस अनुभव के आधार पर पकाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित करते हुए उसे जमीन पर उतार देंगे। 5 साल में महापरिवर्तित भारत अवतरित हो जाएगा। जैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी इसकी जो है ना घोषणा करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है कि सभी राज्यों में वो जीतेंगे और 2029 में वो 240 में जो सिमटे हुए हैं वो 500 पार कर जाएंगे। जी, मैं इस बारे में आपके विचार सुनना चाहूंगा। आपका जो विचार है सर, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं।
हमारी जब आपसे पहले दिन चर्चा हुई है, उस दिन से ही हम इस पर प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमें सफलता मिले और लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर जुड़े। और एक इसमें और मेरा एडवाइज है सर कि कैसा है, पब्लिक को कनेक्ट करने का हमारे पास कुछ मॉडल्स उपलब्ध हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियों का मॉडल है। अभी भाजपा जो है वो एक मिस्ड कॉल पर जो है पब्लिक को अपना सदस्य बना रही है और उनको आई कार्ड दे रही है। तो इस तरह का अगर आप अपने पास कुछ होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमसे एक मिस कॉल के माध्यम से जुड़ेंगे। और बाकी जैसा मैंने कहा, बाकी चीजों को तो हम लोगों को जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग है, चाहे वो पूजा स्थल हो, चाहे वो अपने शिक्षा के स्थल हो, इन सारे स्थल में हमें जा करके लोगों को टेक्नोलॉजी के थ्रू उनके अंदर एक भाव लाना है, तब जा करके ये हमें सफलता मिलेगी। काम बड़ा नहीं है, करने केवल लोगों के अंदर भाव पैदा करने की बात है। वो भाव आ गया तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी। और इसको अगर मैं सेल्स, जैसे जिस तरह से सेल्स के लोग काम करते हैं, किसी को अगर इस मॉडल को एक प्रोडक्ट ले और लोगों के अंदर हम ये बता करके आए कि ये प्रोडक्ट है, इससे आपको कुछ पे नहीं करना, जुड़ने से ही आपकी सारी समस्या आपकी हमारी है, आपको इस प्रोडक्ट के साथ व्यवहार करना है। तो लोगों को इसमें सबसे बड़ी चुनौती सर वो जागरूक करना और उनके अंदर व्यवस्था परिवर्तन या परिवर्तित भारतवर्ष का मॉडल उनके अंदर, उनके भाव में ये आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है सर। हम लोग अपने सनातन संगठन के लिए भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। लोगों के सामने चुनौतियां हैं, लोग पूछते हैं ये समस्या है कैसे कर सकते हैं, उनको हम लोगों ने स्पष्ट बताया आपको कुछ नहीं करना, ये 5 संकल्प है, इसके अनुसार आप व्यवहार कर लीजिए, समस्या खत्म हो जाएगी। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं सर। हर व्यक्ति भारत का कहीं भी बाहर यात्रा पे जाता है, छोटी बड़ी रास्ते में प्यास लगती है तो 20 रुपए का एक बाटल पानी पीता है। और ये पानी जबकि भारतवर्ष जैसे, भारत जैसे देश में ये मुफ्त में उपलब्ध है। हमारे यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, हमारे यहाँ पहले कुआं हुआ करते थे, हमारे यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था। हमने क्या काम किया कि अपनी शुद्ध नदियों को, गंगा मैया में हम अपने घर का कचरा भेज रहे हैं। अब उस कचरे वाले पानी को व्यापारी अपना दिमाग लगा के फिल्टर करता है, उसमें से मिनरल खत्म करता है और एक पानी थोड़ा से प्रोसेस करके एक पानी देता है जो कि वो प्रकृति द्वारा दिए हुए पानी के अनुकूल स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, और वो दे करके 20 रुपया ले लेता है। तो इस तरह से हमें लोगों के अंदर ये सनातन का अपने विचारधारा का भाव, ये परिवर्तित भारतवर्ष का भाव जब तक नहीं आरोपित कर पाएंगे, ये लोग समझेंगे नहीं। क्योंकि भारतवर्ष के लोगों को राजनीतिक पार्टियों ने इतने टुकड़े में बांट दिया है कि वो किसी आम व्यक्ति पर, किसी खास व्यक्ति पर, किसी विशेष व्यक्ति पर अगर उनके राजनीतिक पार्टी का नहीं है तो विश्वास ही नहीं करते हैं, ऐसा मानना है सर मेरा। आपने बहुत अच्छी बात कही, और मेरा तो ये मानना है कि इस मॉडल में आपको किसी दूसरे पे विश्वास करना ही नहीं है। आज आपके वोट से जो चुने हुए लोग हैं उन्हें अवसर देना है, और यदि वो नहीं है तो जो आप ही जो भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो मेरिट लिस्ट में अपने आप ही आ जाएंगे। तो आप दूसरे पे कहां भरोसा कर रहे हैं, आप तो अपने आप पे भरोसा कर रहे हैं। और इस माध्यम से यदि वर्तमान नेतृत्व हमारी बात नहीं मानता है तो हम बड़ी आसानी से आप ही अपने आप को भागीरथी प्रयास करके मेरिट लिस्ट में स्थापित करके आप एमपी भी बन सकते हैं और आप मंत्री भी बन सकते हैं। और
सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो व्यवस्था है जिसमें कि हमारे एमपी और मंत्री हैं वो पार्टी व्यूह से बने हुए अत्यंत मजबूर प्राणी हैं। यहाँ एक और आप मजबूर प्राणी नहीं हैं, एट द सेम टाइम आप इतने बड़े लाट साहब भी नहीं हैं कि आप इन 21 लक्ष्यों को 5 जो है फंडामेंटल राइट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर दें। ये क्षमता भी आप में नहीं बची है, क्योंकि जैसा हमने आपको समझाया है और अगली बार और विस्तार से समझाएंगे कि इसमें जो है जो बिजनेस रूल है उसका अमेंडमेंट करते हुए पहले जो चीज है वो सीधे पार्लियामेंट में पहुंच ही नहीं सकती है। वो विशेषज्ञों के द्वारा 15 दिन तक लाइव चर्चा में रिफाइन की जाएगी और उनके सुझावों के आधार पर पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर जो है पब्लिक से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूअसली 45 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से डिस्कोर्स होगा, जिसमें वो अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और सलाह दे पाएंगे और उनके आधार पर सेकंड डिग्री रिफाइनमेंट होगा। और फिर जो चंद्रगुप्त हैं वो 15 दिन का उनका भी पार्लियामेंट के बाहर लाइव डिस्कोर्स होगा, क्योंकि पब्लिक अपनी राय दे चुकी है और पब्लिक ने वैसे भी उन्हें नहीं चुना है। पब्लिक ने 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों को चुना है। तो हमारे किसी भी भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्त को भ्रम नहीं होना चाहिए कि पब्लिक उन्हें चुन रही है। पब्लिक ने उन्हें नहीं चुना है, पब्लिक ने अपने लाभ के लिए 21 महालक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट को चुना है। लिहाजा चूंकि वो भागीरथी प्रयास किया है तो उनकी सोच और चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में पार्लियामेंट के बाहर 15 दिन के लाइव डिस्कोर्स में देंगे और उसके आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। इन 3 रिफाइनमेंट के बाद ही कोई चीज पार्लियामेंट में पहुंच सकेगी और पार्लियामेंट में फिर कोई पार्टी व्हिप होगी नहीं, क्योंकि पार्टी होगी ही नहीं तो पार्टी व्हिप भी नहीं होगी। और हर सेक्शन के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी, विश्व स्तरीय चर्चा होगी और एक सेक्शन वाइज पारित होगा। एक्ट पारित नहीं होगा, सेक्शन पारित। लिहाजा जो व्यवस्था निकल के आएगी उसे कोई भी नेगेटिवली प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होगा। आपको नहीं लगता है कि हमें किसी दूसरे पे विश्वास करने की इस मॉडल में आवश्यकता ही नहीं है, केवल हमें अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने लाभ के लिए अपने लोगों को जोड़ना है। और जब हम अपने लोगों से कहेंगे और ठोक बजाने के बाद, समझने के बाद कहेंगे तो उसकी विश्वसनीयता हो। यदि मेरी बात में विश्वसनीयता है तो आप मुझे वहां बुला सकते हैं। आप एक जो ऑलरेडी आयोजन हो रहा है आप खर्च मत करिए, उसी आयोजन में एक मोटिवेशनल भाषण देने के लिए बुला लीजिए। यदि बात अच्छी लगती है, लाभकारी लगती है तो जुड़ जाइए, संकल्प ले लीजिए, शपथ ले लीजिए। यह जो है चमत्कार हो जाएगा। यदि 9 दिन में नहीं होगा तो 90 दिन में हो जाएगा, 90 दिन में भी नहीं होता तो 180 दिन में हो जाएगा, 180 दिन में नहीं होगा तो 360 दिन में हो जाएगा। लेकिन इससे अधिक समय बिल्कुल नहीं लगेगा, बशर्ते हम नेक नियति से प्रयास करें। प्रयास के बाद सफलता की तरफ मत देखिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो आप सिर्फ कर्म करिए। यदि आप कर्म करने के बाद, शपथ और संकल्प के बाद भी यदि किसी को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं पालना है, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को सिर्फ जुड़ना है, संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है। लेकिन यदि वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं तब भी यह मॉडल सफल होगा। इस बारे में मेरे ख्याल से आप 1 आध मिनट में अपनी बात रखिए। समय ज्यादा हो रहा है, अब इस सेशन को हमें समाप्त करना चाहिए। सर, इस पर मेरा एक ही मत है। आपकी जो कार्य योजना है, जो आपका मॉडल है, वो पूर्ण रूप से भारत के लोगों के लिए उपयोगी है। भारत के लोगों ने आजादी की लड़ाई इसीलिए लड़ा था कि उनको ऐसा ही भारतवर्ष मिले। तो इसके आउटपुट या इसके परिणाम पर तो किसी को शंका ही नहीं होनी चाहिए। केवल जो है लोगों के अंदर भाव जो है कि नहीं, मैं तो कुछ भी हो जाए,
हमारा जो नेता कह रहा है मैं उसी बात को मानूंगा। उस भाव की जो रिजिडिटी है, उसकी जो कठोरता है, उसको खत्म कर देने से ये काम आसान है, इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। और सही इसमें जो चुनौतियां है वो यही है कि ये ड्राइव नहीं हो पा रहा है। उसका मूल रीजन क्या है कि मैं पुनः वही कहूंगा, राजनेताओं ने लोगों के मन मस्तिष्क को पढ़ लिया। पहले भारत की शिक्षा होती थी, पहले भारत में शिक्षा नहीं दी जाती थी, पहले जो है वो विद्या दी जाती थी। और उसमें जो है अभी हम चारों तरह की विद्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष की विद्या दी जाती थी। अभी हमें केवल ये विद्या सिखाई जाती है, आपके जीवन में जो पैसे की जरूरत है वो क्या पढ़ाई पढ़ने से वो पैसा आ सकता है। आप देखेंगे हमारे किसी पुस्तक में ये नहीं लिखा है कि बेटे का अपने पिता के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, बेटे का अपने माँ के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, बेटे का अपनी बहन बेटी के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। तो जो हमारे मन और मस्तिष्क को हमारी वर्तमान व्यवस्था ने, वर्तमान जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने हाईजेक कर लिया है। अब स्थिति ये है कि आप जितने व्यक्ति से मिलेंगे, वो हमने कल भी आपको बोला था सर कि उनके अंदर भाव ही पहले पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती है। लोग बोलेंगे, एक बिहारी लाल जी का कल दोहा का बताया था, मैंने बोला था कि कर ले सूंघ सराहिए रहे गहे सब मौन, गंधी गंध गुलाब की गवई ग्राहक कौन। तो गुलाब का फूल जो है लोग लेंगे, आपका मॉडल लेते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, बोलते हैं बड़ा अच्छा है, विश्वास भी है, लेकिन जब उस पर काम करने की बात आती है तो उनके अंदर का भाव जो है वो मनुष्य वाला भाव नहीं है। उनके अंदर जो है वो भाव डाल दिया गया है उनके मन मस्तिष्क में, जिससे आगे वो नहीं सोचते हैं। तो उनके अंदर हमें भाव को ही आरोपित करना पड़ेगा, तभी मेरा मानना है कि हमको और गतिशीलता मिलेगी। और क्योंकि भारत में, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जहां बच्चे होते हैं, आप किसी और मेरी बात नहीं मानोगे, वो एक और महानुभाव जुड़े हैं उनकी बात उतना नहीं मानोगे जितना आप अपने बच्चे की बात मानोगे। वो बोलेगा पापा मुझे 10,000 रुपया चाहिए, आप देखोगे ठीक है बेटा यंग है, इसको कुछ जरूरत होगा इसलिए चाहिए, तुरंत पैसा दे दोगे। हम आपको बोलेंगे सर मुझे 10 रुपया चाहिए, अरे भाई तू क्यों आया है पैसे लेने के लिए मेरे पास, तुझे मैं क्यों पैसा दूंगा। तो ये जो मन मस्तिष्क को हाईजेक किया गया है, लोगों के अंदर एक दास भाव पैदा कर दिया गया है, वो दास भाव से हम लोग भी उस दास भाव की चुनौती के साथ जो है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जिस दिन खत्म हो जाएगा, जैसे किसानों ने रोड पर, किसानों के अंदर ऐसा भाव नहीं था, वो रोड पर आते हैं, अपना घर से राशन पानी लेकर आ जाते हैं, और सरकार को कुछ ना कुछ, चाहे वो एमएसपी में और फसलें लानी, किस्म के अनाज लाने हो, या और भी कुछ जो उनको बिजली में छूट, या जो उन्होंने मुकदमे बनाए थे वो सारे मुकदमे खत्म किए। तो वो भाव केवल भाव की कमी है, और वही भाव ही सबसे बड़ी चुनौती है सर, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपके मॉडल में कोई इफ एंड बट नहीं है। आप चूंकि इसका नेतृत्व दे रहे हैं, आपने अपने जीवन में जो परमात्मा की कृपा से राजयोग लिखा था, उस राजयोग को आपने जिया है, आगे भी वो राजयोग आपके साथ ही रहेगा। तो आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है, कोई आम व्यक्ति होता वो बोलता तो लोगों को लगता कि नहीं भाई ये आदमी की कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। अब आप चूंकि ऐसे जगह पहुंच चुके हैं, ऐसे पद पर रहे हैं, ऐसा जीवन जिए हैं, तो किसी को उसमें संदेह नहीं रहेगा। लेकिन जो उनका अपना इंटरनल बॉन्डिंग है, उसको हमें उनके अंदर से निकालना पड़ेगा, और वही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसमें कई बार, जैसे अन्ना जी का आंदोलन था, उस समय देश के सामने एक चुनौती थी भ्रष्टाचार और बहुत सारे
घोटाले और स्कैम्स के न्यूज आ रहे थे। अगर आज जो है कोई अन्ना जी दोबारा चले जाए रामलीला मैदान में किसी और को के लिए कोई काम करने तो नहीं होगा, या कोई बहुत पॉपुलर हो चले जाए तो नहीं होगा। वो समय और टाइमिंग थी जिसकी वजह से जो है वो एक दिल्ली में परिवर्तन आया, और परिवर्तन आया, लेकिन जैसा लोगों के अंदर विचार था वो परिवर्तन तो हुआ नहीं, केवल व्यक्ति और चेहरा बदल गया। तो हमें इन सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना है। मेरा मानना है कि ये इतना बड़ा काम नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने हम लोगों के श्रेष्ठ पूर्वज रहे जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ ना तो किसी कुछ देना नहीं है, यहाँ पर तो केवल मिलने की बात है। साधारण सी बात है कि लोगों के अंदर भाव आ जाए कि हम जो है, जब हमारे जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर वो हमारे पास है नहीं तो उसके लिए कोई हमें रास्ता बता रहा है। तो बहुत सारे लोगों को हमने 76 वर्ष तक लोगों को की बात पर विश्वास किया, साल 2 साल 4 साल के लिए आपकी बात पर भी विश्वास कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आप जो भी व्यवस्था लाएंगे वो 5 साल तक ही ला सकते हैं, 5 साल बाद पुनः भारत में चुनाव होगा। तो विश्वास करना चाहिए, लेकिन इसको जब तक एक मिशन और आंदोलन के रूप में नहीं होगा सर, टेक्नोलॉजी का सही ढंग से उपयोग होकर के नहीं होगा, तब तक जो है ये चीजें इतना जल्दी से, क्योंकि आज तो ऐसी व्यवस्था है कि थाने में FIR लिखाना है तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो सोचता है कि थाने में किसको लेकर के जाएं जिससे हमें गाली न सुनना पड़े। तो वो देखता है कि गांव के प्रधान जी को लेकर जाएं या फलाने भैया जो है थाने में दलाली करते उनको लेकर जाएं, या उनको नहीं तो जाते ही तो थानेदार गाली देगा। और थाने में बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि वहां पर दोनों पक्ष का FIR लिख लिया जाता है, दोनों के साथ सेटिंग है, दोनों का FIR लिख लिया जाएगा, न्याय मिलता नहीं है। ये भारत की सच्चाई है, मौलिक अधिकार लोगों को पता नहीं है, ये भारत की सच्चाई है। क्योंकि भारत के लोग जो है वो दास व्यवस्था, और हाँ एक बात भारत के लोग जरूर जानते हैं कि क्या पढ़ने से हम अपने बच्चे को क्या पढ़ा दें कि वो 2 पैसा जो है लोगों से ज्यादा अर्न कर सके। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि पहले जो बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, या जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग हो रही हो, उनके मन और मस्तिष्क में ये भाव डाल दिया जाए, और वहां से ये हमारा मिशन जन जन का आंदोलन हो जाएगा सर। बहुत सुंदर बात माननीय मिश्रा जी आपने कही। हम अब इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं। आप दोनों को अपना समय निकालने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस संकल्प के साथ इस मीटिंग को यहाँ पे समाप्त करते हैं, इसको विराम देते हैं कि हम जो है लिस्ट डाउन करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जहां तक कोशिश होगी वहां पर हम कमेटियां बना दें, और ये कमेटियां हर व्यक्ति अपने अपने गांव में अपने अपने स्तर पर बनाए, और पैरेलल में जो है ना ये कार्रवाई करना चालू कर दें। जहां जहां पर भी जो है कुछ आयोजन करना संभव होंगे, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं समय निकाल के आपके बीच में पहुंचूंगा। आगे ये चर्चा जारी रहेगी। मुझे विश्वास है कि इसके पहले एक किसानों के लिए कैसे 5 गुना आमदनी होगी, उनकी सभी समस्याओं का निदान कैसे होगा, वो कर्ज मुक्त कैसे होंगे, उन्हें कभी भी अपनी आत्महत्या करने की स्थिति निर्मित नहीं होगी, वो समृद्धशाली भी होंगे और समृद्ध भारत के वाहक भी होंगे। इन्हीं विचारों के साथ अगली मीटिंग तक, अगले सेशन तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर, जय भारत। तो ये जो है